बीकानेर का इतिहास। मारवाड़ क्षेत्र में राठौड़ वंश के पनपने के बाद ही इनकी एक शाखा अलग हो जाती है। मित्रों, एक शाखा तो और अलग होगी, लेकिन एक शाखा पहली अलग हो जाती है, जो है बीकानेर शाखा। कैसे बीकानेर शाखा अलग होती है, थोड़ी सी मैं बीकानेर शाखा के बारे में थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात में से एक है, कई बार समझ में नहीं आता है। राठौड़ वंश ही पढ़ेंगे दोस्तों, राठौड़ मारवाड़ का राठौड़ तो आपका पूरा है, लेकिन बीकानेर का राठौड़ वंश पढ़ेंगे, पढ़ना ही पड़ेगा। जब आपके सिलेबस के अंदर है तो हमें देखना पड़ेगा। राठौड़ वंश अब तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे। राठौड़ वंश जो आपका मुख्य है वो तो हमने कवर कर लिया आपका मारवाड़ का। लेकिन क्या हुआ, मारवाड़ के शासक हुए जिनका नाम था, यानी जोधपुर के शासक हुए जिनका नाम था राव जोधा। अब जोधा के संतानें तो बहुत सारी थी, हालांकि पांचवा पुत्र है, योग्यता रखता है दोस्तों, उसका नाम था राव बीका। अब कहते हैं कि रानी सा का प्रभाव हर कहीं पड़ जाता था। रानी सा ने कह दिया कि नहीं भाई, सुजा को राजा बनाना है। इनके भाई और बहुत है, सुजा और सातलबले, सुजा को बनाना है राजा, ये ठीक नहीं है, इसको रानी सा ने कह दिया। अब क्या, राव जोधा ने बीका जी को कहने की कोशिश की, लेकिन बीका जी इस बात से नाराजगी तो फिर होनी थी यार। अब नाराजगी तो खैर होएगी। अब पिताजी नया नया काम करने लग जाए भी, जो बच्चा सपने देख रहा है, योग्यता पूरी अपनी बराबर रख रहा है, योग्यता के साथ साथ यार सपने बुरे नहीं है, छोरे के सपने एकदम जायज है, जायज सपने ले रखे हैं, तो गलत सपना तो कोई है नहीं, सपना तो एकदम जायज है। तो फिर वही वो अपने सपने पे तो खरा उतरेगा ही उतरेगा। चलो तो वही अपना आप देखेंगे। तो राव जोधा के पुत्र थे राव बीका जी। बीका 1465 के अंदर हो जाता है अलग। मारवाड़ से अलग कब हुआ? 1465 के अंदर अलग हुआ। आप इस बात की गौर करना, जरा ढंग से देख लो, पहली बार पढ़ने वालों प्राणियों इधर देखो, मारवाड़ क्षेत्र है। अब ये मारवाड़ तो इतना ठीक ठाक बसा रखा था, पाली क्षेत्र है, जोधपुर नागौर का आसपास का भाग है। उत्तर वाले क्षेत्र में रोड़ की दौड़ काम चल रहा था। क्या था? यहां पर रह रहे थे बाटी। एक तो बाटियों का राज था, एक जाट वंश में, जाटों में गोदारा नाम सुना होगा आपने, जाटों में कई नाम आते हैं, गोदारा है, आपके खिंची है, जाट है, मतलब जाटों में कई गोत्र होती है, गोदारा है, मूंड है, जोया है, इस प्रकार के इनमें आपसी फूट हुआ करती थी। भाई इस फूट का फायदा तो कहीं ना कहीं भाई साहब तो उठाएगा। इसके अलावा चौहान भी हल्के फुल्के गांव, इनके पास गांवों की जागीर हुआ करती थी। और एक नाम और आता है दोस्तों नॉर्थ के साइड में, वो है बटनेर क्षेत्र में कायम खानी, शेखावाटी बटनेर आसपास में ये कन्वर्टेड मुस्लिम बताए जाते हैं, जो फिरोज शाह तुगलक ने इनको जबरदस्ती हिंदुओं से मुस्लिम बनाया था। कायम खानी है वो। भाटी, जाट है, कायम खानीर, ये लोग आपस में फूट थी, ढंग से ना तो राज कर रहे थे, ना जनता भी इनसे मतलब पूरी खुश थी। तो बीका जी ने क्या किया, इनकी आपसी फूट का फायदा उठाकर बोला ये एरिया अपने बिल्कुल सेटलमेंट बैठेगा। अब के इस एरिया में भाई ढंग से न तो कोई खास कोई प्रोडक्शन था, न कोई खेती बाड़ी होती थी, सूखे सुक्कड़ जंगल होते थे, इसलिए इस प्रदेश को बोला जाता था जांगल प्रदेश, यानी बीकानेर क्षेत्र। बीकानेर की स्थापना भी नहीं हुई, बीका जी करेंगे, पर उससे पहले इसको जांगल प्रदेश या जांगड़ू प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पिताजी से राड़ होगी, लड़ाई होगी, लड़ाई हुई 1465 में अलग हो गया, लेकिन जांगल प्रदेश के अंदर आया है। कोडमदेसर नामक जगह आती है जहां भैरू जी का मंदिर है, उस जगह सबसे पहले आए थे। एनसीईआरटी उसका उल्लेख नहीं करती है, जांगल प्रदेश में आ गए, लंबे टाइम तक यहां पर रहे। और अब भाई जैसे, क्योंकि राव जोधा के पास में सबसे बड़ी पावर क्या थी? बाप के पास सबसे बड़ी पावर थी करनी माता। करनी माता 150 साल जिए थे, आपको पता हो तो। बेटा जी ने दिमाग लगाया, जब बापू के पास करनी माता है तो भैया अपने भी करनी माता पकड़ लेते हैं। करनी माता को जाके बाप की स्टोरी बताएं कि बापू तो मम्मी के चक्कर में पड़ गए, मेरे को राजा नहीं बना रहा है। राव बीका जी आए माता जी के पास, आके सारी स्टोरी बताई। माता जी ने कहा तो टेंशन ना ले यार, तू क्यों फालतू में टेंशन लेता है, बिंदास रे, मस्त रे, तू मजे से रहना, तेरा क्षेत्र तेरे बाप से भी सवाया होगा, जोधा से तेरा सवाया होगा, तू टेंशन मत ले। अरे तू बिल्कुल भी फिक्र मत रहे, तू मेरी ध्यान कर, पूजा पाठ कर, धार्मिक आदमी बन जा, तेरा काम सारा एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगा।
ठीक है। अब बीका जी के टेंशन, करनी माता ने आशीर्वाद तो दे दिया, करनी माता का भगत तो बन गया। अब भाई समस्या ये कि दुर्ग बनाए तो कहाँ बनाए। इसका मुहूर्त भी करनी माता ने निकाल दिया। भाई कोई बात नहीं, तू 1488 के टाइम के मुहूर्त निकाला। बोले तू कभी भी तेरा मन करे, जिस साल की आखा तीज आ जाए, आखा तीज के दिन कोई प्रोग्राम बना लेना। और ये प्रोग्राम आखा तीज के दिन 1438 में बन जाते हैं। कहते कि नरा जाट नामक कोई नरा नामक जाट था, उसकी जमीन थी, वो बीका को पसंद आ गई। नरा ने कहा, नरा को जाके कहा, नरा जमीन चाहिए तेरी। जाट बोले ना, क्यों दूं, मेरी जमीन मैं क्यों दूं। बीका जी बोले तो टेंशन मत ले, मेरे बाप दादाओं की जमीन है, मेरे नाम पे नाम चलेगा मेरा। बोले नाम तेरा यूं चला दूंगा, अरे काय टेंशन ले रही है, दोनों भाई मिलकर नाम चलाएंगे। बोले ऐसे कैसे चलाएंगे, देख आधा नाम तेरा रख ले और आधा मेरा रख ले। तू नरा है मैं बीका हूं, और दोनों को मिला देंगे तो बीकानेर बन जाएगा, अपने एक नए नगर की स्थापना। तू 100 बीघा तेरी जमीन दे ही है। यानी आज जहां बीकानेर मुख्य बसा हुआ, वो 100 बीघा जमीन नरा जाट ने दी थी बीका जी को। और ऐसे करके इन दोनों के योगदान से कुछ नरा को बेटा बताते हैं, वो अलग सोर्स है। और बीकानेर की स्थापना आखा तीज के दिन कर दी। आखा तीज ही मेन मानी जाती है। 1488 में बीकानेर नगर की स्थापना यहां पर कर दी जाती है। कारण क्या था, क्योंकि यहाँ कायम खानी थे, और वो मैंने आपको बताया था ना कि फूट थी किस किस में, एक तो जाटों में, एक थी बाटियों में, और एक थी कायम खानियों में। खिच्ची भी थे। कायम खानी मतलब यही इस एरिया में रहा करते थे, और खिच्ची भी रहा करते थे। इनमें आपसी फूट थी। भाई फूट नहीं पड़नी चाहिए, पहले बता रहा हूं आपको मैं। इनमें क्या थी, आपसी फूट, मतलब लड़ता वो, उठते बैठते सारे दिन लड़ते रहते थे। मतलब भाइयों को कभी नहीं लड़ना चाहिए। मैं एक संदेश हमेशा मेरी वीडियोस में देके जाता हूं, यदि दो भाई आपस में लड़ेंगे तो इसका मजा तीसरा ले जाएगा, तीसरा बढ़िया मजे ले जाएगा। तुम ऐसे ही रह जाओगे घसीटते हुए, कुछ भी नहीं बनना है तुम्हारा यहां पर। बीका जी ने सोचा, बाप ने कुछ दिया नहीं, शर्त भी थी सिंहासन दूंगा और छत्र दूंगा और डाल दूंगा और वो दूंगा, और कुछ ही नहीं मिला बीका जी को। बीका जी नाराज होके आए थे। भैरूजी की मूर्ति तो मंडोर से चुरा लाए थे। बीका जी बोले भैरूजी तो लेर जाऊं, भैरूजी बिना तो काम कौन चाले, भोग लगा रहा, आपके भी लगा शू भोग। तो अब समस्या ये, शक्ति पैसा चाहिए, क्योंकि जमाना आपको पता है, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा बिना कुछ भी नहीं है साहब, पैसा चाहिए। अब शादी कर रहे हैं, शादी तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी वहां करे ढंग से जो इनकम सोर्स भी ठीक ठाक हो। अब इन वंश में कहीं ना नजर आए तो बाटी ठीक ठाक लगे। और बाटियों का उस टाइम राज था पुग्गलगढ़ में। पुग्गल करके बीकानेर में एक जगह पड़ती है दोस्तों। कहां जगह पड़ती है, पुग्गल एक जगह पड़ती है बीकानेर के अंदर ही, एक तहसील है वर्तमान में। तो आज वहां पुग्गल के अंदर बाटियों का राज था। पुग्गल के अंदर किसका राज था, पुग्गल में बाटियों का राज था। अब साहब बाटियों में शेखोजी बाटी करके पुग्गलगढ़ के राजा, कोई पुंगल बोल देते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बीकानेर में पुग्गलगढ़, यहां पर थे शेखोजी। अब शेखोजी यहां के राजा जी को प्रस्ताव भेजा, राजा बन गया मैं, बीकानेर बसा दिया मैंने, दमदार हूं। ये तो फिर ये कि शादी कर दो। शेखोजी की पुत्री के साथ में बीका जी का क्या हो गया, विवाह हो गया। बीका जी का विवाह पुग्गल में हुआ था। किसके साथ हुआ था, शेखोजी की बेटी के साथ में हुआ था। राव बीका जो थे अपने आप को मजबूत करके दिखाता है। 1488 में स्थापना हो जाती है। एनसीईआरटी कह रही है कि करणी माता मंदिर का निर्माण करवाया, जबकि ये तथ्य गलत है। करणी माता मंदिर का निर्माण एनसीईआरटी कह तो रही है, लेकिन भाई देखो सोर्स कहीं मिलते भी, जनश्रुतियां हैं, लेकिन करणी माता मंदिर की नींव रखी थी सिर्फ, निर्माण पूरा करवाया था करण सिंह ने। नींव रखने वाली बात सही है, लेकिन भाई मंदिर निर्माण के लिए एनसीईआरटी के लिए कि मंदिर निर्माण तो करवाया था, निर्माण नहीं है, मंदिर निर्माण शुरू करवाया था। क्योंकि करणी माता आज तक जिंदी है। करणी माता 150 साल तक, 151 साल तक जिए थे, आपको पता है, 151 साल पूरे लेकर गई थी करणी माता। और ऐसे करके देश नोक में करणी माता मंदिर की जो ये मान्यता है, ये इस जमाने से थी। इनकी इष्ट देवी के रूप में करणी माता, इष्ट माने फेवरेट देवी, जिसको पूजने लग गए आपकी फेवरेट हो गई। मान लो आपको कोई पसंद आ गई, आप उसको पूजने लग गए, बोले जय हो भैरू जी महाराज की जय हो, पूज रहे हो आप उसको, वो आपकी फेवरेट होगी, वो इष्ट हो गई है। पीढ़ी दर पीढ़ी मानते आ रही है, वो कुल यानी परिवार होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी मान रहे हो, कुल होगी। कुल तो इनकी नागणेची माता थी जो पीढ़ी मान रही थी। अब ये पसंद तो बाप इनको ही तो आई है,
तो ईस्ट फेवरेट होती है, ठीक है। थोड़े टाइम बाद में बीकाजी चले जाते हैं 1504 के अंदर। 1589-88 से 1504 तक का शासनकाल। 6 महीने नरा भी आया था, इनका पुत्र का नाम भी नरा रखा था, ऐसे बताया जाता है। इनके बाद में अगला शासक जो आया नाम था लूणकर्ण सिंह राठौड़। बाटी भी बताया था मारवाड़ में मैंने, जिसकी बेटी उमादे थी। अब जी जिनकी बात कर रहा हूं, लूणकर्ण सिंह राठौड़ की बात कर रहा हूं। लूणकर्ण सिंह राठौड़ जो है दोस्तों, ये 5 के अंदर शासक बनते हैं। कौन से 5 में? 1505 में शासक बनते हैं। 1526 तक ये अपना राज चलाते हैं। जिनके साथ इनका विवाह हुआ था, बहुत ही नेक महिला थी, संत महिला थी। आमेर के एक राजा थे जिनका नाम था, आमेर के राजा थे पृथ्वीराज कछवाय। आमेर के राजा जिनका नाम था पृथ्वीराज कछवाय, और इन्हीं पृथ्वीराज कछवाय की कन्या थी जिनका नाम था बालाबाई। उन्हीं बालाबाई के साथ में इनका क्या हुआ था? बालाबाई के साथ में लूणकर्ण सिंह जी की मैरिज हुई थी। कोई लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। प्यार हो गया था। प्यार शादी के बाद भी हो जाता है। हाँ, आजकल लोगों को पहले हो जाता है, पहले शादी से बाद होता था, क्योंकि देखो समय बदलता है ना। आजकल शादी से पहले प्यार होता है, बाद में इकरार होता है। पहले पता नहीं क्या होता था, लेकिन शादी से बाद में जरूर प्यार मोहब्बत होती थी। बहुत तकड़ी तकड़ी स्वरूपदे जैसी रानियां हुई है, राजा को बहुत चाहने वाली रानियां भी हुई है, बहुत तगड़ी तगड़ी हुई है साहब। लूणकर्ण सिंह जी के बारे में एक ही आदमी है जो बढ़िया शानदार गाता है, उस व्यक्ति का नाम है बिट्ठू सूजा। बिट्ठू सूजा नामक आदमी इनके बारे में बहुत ही बेहतरीन गाता है, बहुत ही शानदार लिखता है। इन्होंने बिट्ठू सूजा ने लिखा था राव जेतसिरो छंद। इन्होंने लिखा, आगे आएगा ये वैसे, राव जेतसिरो छंद नामक इन्होंने एक रचना की थी, भेद शानदार है। राव जेतसिरो छंद, बिट्ठू सूजा, शानदार एकदम बेहतरीन रचना दोस्तों ये करके जाता है। बात समझ में आ रही है कि एकदम जो मैं बता रहा हूं। और तो और कहते हैं कि जब लूणकर्ण सिंह राजा बना तो कालकुल काफी पड़ गए थे, तो इसने कर्ण की भांति अपनी प्रजा की रक्षा की थी। इसलिए बीकानेर के इतिहास में इस बिट्ठू सूजा ने कहा है कि ये तो कलयुग का वास्तविकरण है, ये तो कलयुग का कर्ण है। कलयुग के कर्ण की संज्ञा किसको दी जाती है? कलयुग के कर्ण की संज्ञा दोस्तों राव लूणकर्ण सिंह को दी जाती है। एक समस्या आती थी, इन्होंने एक कस्बा बसाया था, इन्होंने एक छोटे से नगर की स्थापना की। उस नगर का नाम बीकानेर से 40 किलोमीटर पहले है, लूणकरणसर नगर नामक एक कस्बा बसा दिया। अब यहां एक बीमारी थी, जब भी बरसात होती तो खारी जमीन एकदम, यहां पानी फैल जाता और नमक निकल जाता और बुरी हालात। इसने देखा खारापन ज्यादा है, नमक निकाल लिया जाए ठीक नहीं है, पानी फैल जाता है, क्यों न एक पाल बना दी जाए। पाल यानी एक डेक किनारा बना दिया जाए, जो पानी है वो संग्रहित हो जाए, एक डैम बढ़िया तालाब बन जाए शानदार वाला। तो वो पानी फैल ही जाता था बरसात के टाइम में। तो इन्होंने एक झील का निर्माण करवा दिया दोस्तों लूणकर्ण सिंह जी ने। इन्होंने जिस झील का निर्माण करवाया उस झील का नाम भी लूण, आदमी आपकी छाप छोड़ेगा। मान लो आपका नाम है शेरू सिंह नाम है, तो अब आप सारे काम शेरू सिंह के नाम से करोगे। झील बनाओगे शेरू सिंह झील बनाओगे, रोड बनाओगे शेरू सिंह बनाओगे। हर आदमी आपकी नाम की पहचान छोड़ के जाता है या आपके बाप की नाम की छोड़ के जाता है। हर आदमी सोचता है यार मेरा नाम चले, मेरा नाम चले, मेरा नाम चले। इस तरीके से दोस्तों इन्होंने एक झील का भी निर्माण करवा दिया और उस झील का नाम है लूणकरणसर झील। एक ग्रंथ बताऊंगा आपको, करमचंद वंशो कीर्तनम। थोड़ा सा इसमें कोई हिंदी एरर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि करमचंद वंशो कीर्तनम काव्यम, आंख बंद करने के बाद में किताब की फोटो ऐसे दिमाग में आ जाती है, ऐसे पूरी छप जाती है ना। करमचंद वंशो कीर्तनम काव्यम, ये एक ग्रंथ है। समझ में आ रही है बात? इसमें लूणकर्ण सिंह की दानवीरता का उल्लेख है। दानवीर बहुत था, अपनी प्रजा के लिए अच्छा काम किया था, इसलिए इसकी तुलना कर्ण से की जाती है प्रजा की रक्षा करने के लिए। तो मैं लिख देता हूं आपके सामने, हाँ, उस ग्रंथ का नाम क्या है? करमचंद वंशो कीर्तनम, कीर्तनम काव्यम। एक ही है, ये एक ही है।
यानी इस ग्रंथ के अंदर लूणकरण सिंह की दानवीरता का उल्लेख है। भाई दानवीर आदमी है, बहुत मेरी तरह पूरा दिल खुला आदमी का, बहुत बढ़िया दानवीर आदमी। दानवीरता, जैसे मैं मना नहीं करता ना, किसी को कुछ भी मांग ले, कोई सही नोट्स दे दो, भेज देते हैं। सर जी ये एप्लीकेशन में सर मेरे पास पैसे नहीं है, सर ये बुक तो डाउनलोड नहीं है। तू ले ले यार, क्यों फालतू नाटक कर, तू मजे कर। दानवीरता की क्षमता बहुत तकड़ी है, मतलब दिल एकदम खुला है भाई का, एकदम शानदार वाला। दानवीरता की तुलना है, इसलिए इसकी तुलना किसके साथ की जाती है? कर्ण के साथ तुलना की जाती है, कर्ण के साथ तुलना की जाती है। ये लो जी, होगी तुलना। ये ग्रंथ याद कर लेना, पेपर में कई बार आ गया और आगे भी आने की पूरी पूरी इसकी संभावना है। देखो अब लूणकरण सिंह जी के साथ में हुआ क्या? 1526 में एक युद्ध हुआ, ढोसी का युद्ध हुआ। हाँ, करनाल जानते हो? नारनौल करके जगह पड़ती है हरियाणा में। नारनौल के नवाब के साथ में युद्ध हुआ, नवाबों के साथ लड़ मरा। बस वही जमीन चाहिए, जगह चाहिए, पूरा सब कुछ एरिया चाहिए, वो चाहिए। उसका नाम था अम्बी मीरा, ये नवाब का नाम था। इसके साथ में लड़ाई हुई और लड़ते लड़ते हमारे वाले लूणकरण सिंह जी क्या हो गए? वीर गति प्राप्त हो गई, चल बसे। चलो लूणकरण सिंह जी गए। अगला आ जाएगा। लूणकरण सिंह जी के बेटे का नाम था राव जेठ सिंह। दोस्तों अगले शासक जो आपके आ रहे हैं, इनका नाम है राव जेठ सिंह। 1526 में राजगद्दी पर बैठते हैं। 1541 में इनका कांटा भी मालदेव निकाल देगा। मालदेव ज्यादा तंग नहीं होने देगा, मालदेव लपका देगा आधों को, तो क्योंकि मालदेव भाई भाई लड़ रहे हैं। मालदेव भी इन्हीं राठौड़ परिवार का है। अब क्या करें, राजा की गद्दी सबको चाहिए, हर किसी को चाहिए। भी आदमी कोई है, आप किसी भी आदमी को देखना, अकाउंट बैलेंस में 15 लाख रुपए पड़े तो वो सोचेगा 30 कब हो, 30 हो जाए तो 60 कब, और 60 हो तो 1 करोड़ कब हो। वो बढ़ाने की सोचता है, घटाने की नहीं सोचता है। उसी तरीके से पहले राजा का टारगेट भी यही होता था, भला मेरा साम्राज्य विस्तार इतना हो और मेरा इतना हो, यही मिल जाए, भटनेरी मिल जाए, फलाना मिल जाए, भटिंडाई मिल जाए, सिरसा मिल जाए, नारनौल मिल जाए, दिल्ली मिल जाए, चौहानी अजमेरी मिल जाए। मतलब हाय क्षेत्र, हाय जनता, हाय भीड़, हाय सैनिक, मतलब इस तरह से बहादुरी सोचते थे, इस तरह से मतलब अपना अपना साम्राज्य विस्तार करने के अंदर। तो ये सब कोई होता था। तो इसलिए राजगद्दी में कोई भाईचारा नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है भाई। राजगद्दी के लिए सब एक दूसरे को ठोक मार देते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, सब पेल देंगे एक दूसरे को, सब चलता है। यहां पर राव जेठ सिंह के साथ में भी यही होता है। अब देखो राव जेठ सिंह ने 1534 के अंदर एक युद्ध किया था। किसके साथ किया? दिल्ली का शासक था हुमायूं। अभी राजगद्दी पर बैठा नहीं है, 1534 में तो हुमायूं बैठ गया था। हुमायूं का भाई था जिसका नाम था कामरान। हुमायूं का भाई, ये भाई है जो हनुमानगढ़ के पास एक गांव बसा है, कामरान ने बसाया था। हुमायूं का भाई था कामरान, लेकिन ये कामरान के पास जो जागीर थी वो काबुल की थी। यानी आप इसे काबुल का शासक कह सकते हो, तालिबानी टाइप में ही था ये, से मान लो ये लूटपाट करने आते थे ये। कामरान 1534 में ठुक गया, किससे? राव जेठ सिंह से। यानी 1534 में राव जेठ सिंह और कामरान के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। उस भयंकर युद्ध के दौरान कामरान क्या होगी, फूंक निकल गई इसकी, और क्या था, पराजित हुआ। और इसमें राव जेठ सिंह जीत गया। लोग ओहो राव जेठ सिंह महान है, राव जेठ सिंह तकड़ा है, राव जेठ सिंह ये है। अब इस घटना का उल्लेख ये जो आप पढ़ रहे हैं, इस युद्ध का वर्णन हिंदी में बोले तो बिट्ठू सूजा साहब कर रहे हैं। बिट्ठू सूजा इसका उल्लेख कर रहे हैं। बिट्ठू सूजा भी थोड़ी देर पहले आपको बता कर गया हूं, इसी का दरबारी। राव जेठ सिरो छंद नामक ग्रंथ के अंदर ये हमें घटना मिलती है। बहुत सारी बातें अलग अलग मिलती है। लूणकरण सिंह के बारे में बताई जाती है, आगामी शासकों के बारे में तो कैसे बताएं भाई, नहीं कर सकता। अब राव जेठ सिंह अपनी बहादुरी का परिचय देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साहब बहादुरी का परिचय दे किसको?
अब बहादुरी का परिचय दे तो दे किसको? सामने मालदेव बैठा है, नंबर लगा रखा है मालदेव ने, दे धनादन, एक पे एक ठोके पे ठोके जा रहा है। जालोर का छोड़ा नहीं, सिवाना का छोड़ा नहीं, मेड़ता वाले को ठोक दिया, सबके नंबर लगा रहा है वो, दे धनादन, ठोके पे भी जा रहा है, छक्को छक्के लगा रहा है, बढ़िया बढ़िया। राव जेठ सिंह को टेंशन हो गई, बोला या तो ठुकश्या या ठोकश्या। राव जेठ सिंह दिमाग लगाया, अपने पास है 60,000 आदमी और मालदीव के पास 1.5 लाख आदमी, उम्मीद तो ये लग रही है जूत पड़ने की संभावना है, फिर भी क्या करें। दोस्तों एक तरफ आपको बता दूं, यहां मारवाड़ की पावर यानी मालदीव नाम ही काफी था। मालदीव के 2 सेनापति, एक का नाम जयता और एक का नाम कुंपा, यानी हर किसी में 2 ही आगे रहते थे। इधर आपको पता है दोस्तों बीकानेर का कौन है भाई? बीकानेर का राव जेठ सिंह के पास एक ही हाथी है, मान लो इसके पास एक ही है दरबारी जिसका नाम था नागराज। इधर 2 ले बैठे हैं, इधर इन दोनों को ही केवल भेजा, बोले अभियान चला दो, बीकानेर अपना होना चाहिए, बीकानेर के सपने आ रहे हैं। मालदेव बोले चलो बीकानेर पर चलो, अधिकार करो। इस बात का पता चला राव जेठ सिंह को, जेठ सिंह के सामने कोई उदाहरण नजर नहीं आया। ये बात है 1541 की। अब क्या करे रे, छेते गए तो पकड़ गए। एक ही उदाहरण दिखा, बोला चाल दिल्ली चलो, यहां मिलेगा आपको शेर शाह सूरी ट्रिपलेस। शेर शाह सूरी के पास खुद गया तो पीछे से वो ठोक देंगे। जेठ सिंह बोला मैं लड़ता हूं, नागराज तू जा फटाफट शेर शाह सूरी में बुला के लिया। शेर शाह सूरी को बोल देना हमारे वाला राव जेठ सिंह आपके पास आने को रेडी है और आप सेना भेजो, अधीनता में स्वीकार कर लेंगे। इस मालदेव की बैंड बजानी है, सबको ठोक रहा है, ये उल्टे सीधे मार रहा है। भाई नागराज तो टाइम पर पहुंच ही नहीं पाया। इधर राव जेठ सिंह कहते हैं नागराज वापस भी आया संदेश देके, और इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था, पाहेबे का युद्ध, इसे साहेबा युद्ध भी कहा जाता है। ये मारवाड़ में पड़ता है, जोधपुर के पास, कुछ लोग अनूपगढ़ बताते हैं, लेकिन ये बीच में ही पड़ता है यहाँ। तो दोस्तों पाहेबे का जो युद्ध हुआ, उस पाहेबे के युद्ध के अंदर राव जेठ सिंह और नागराज दोनों के दोनों इसके अंदर मारे गए। तो बीकानेर पे अधिकार भी किसका हो गया? बीकानेर पे अधिकार भी मालदेव का हो गया। इस तरह से भाई इसकी भी फूंके निकाल दी। एनसीईआरटी बोलती है पाहेबे का मैदान जोधपुर में है, कुछ सोर्सेज अनूपगढ़ श्री गंगानगर बताते हैं, लेकिन दोस्तों अनूपगढ़ आपको नहीं करना। अपना नागराज भी मारा गया और साथ के साथ राव जेठ सिंह भी अपना मारा गया। भाई साहब को मालदेव ने ठोक दिया, और मालदेव इस काम के अंदर बहादुर था, ठोकने मारने के अंदर डटने वाला था नहीं, तो कैसे डटता भाई। तो इस तरीके से ये आपको पता है स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो गई। चालू आगे, नोट्स आपके हिसाब से बनाते रहो, मैंने खूब पहले बनवा दिया उस तरीके से। मैं आपको स्टोरी गाता रहा, नोट्स के चक्कर में क्या मेरा टाइम ज़्यादा, फिर क्या प्रॉपर तरीका नहीं आता है। मैं लिखता रहता हूँ, लिखने में फिर लिखने वाले काम होता है, और क्या है। सुनते रहो, मैं शॉर्ट तरीके से आपको समझा रहा हूँ। आप बातें सारी करवा दूंगा, एक आधी एक्स्ट्रा ही करवाऊंगा, एनसीईआरटी से कम नहीं करवाऊंगा, एक ही बात कम नहीं आऊंगा, सारी बात एक्स्ट्रा चलेगी। आगे कहां तक पहुंच गए? जेठ सिंह को खत्म कर दिया, ठीक है। जेठ सिंह का बेटा है जिसका नाम है कल्याणमल। जेठ सिंह का बेटा जिसका नाम है कल्याणमल था तो पहले भी, राजा कल्याणमल बनता है। देखो नाम का तो 1541 में बन जाता है, जबकि 1541 में अधिकार नहीं है, राज तिलक नहीं है, शेर शाह सूरी के अंडर में एक तरीके से राज तिलक हो गया। 74 तक राजगद्दी पर तो नहीं है, मतलब शासन काल रहता है इस कल्याणमल का। जब राजा नहीं बना था तब एक युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। उस युद्ध को बोला जाता है खानवा युद्ध, राणा सांगावाड़ा वही जिसमें सब राजपूतों ने भाग लिया था, एकमात्र ये महान युद्ध है। उस टाइम शासक राव जेठ सिंह थे। 26-27 के अंदर राव जेठ सिंह तो थे, 41 में तो मारे गए हैं पाइबा के मैदान में। राणा सांगा की सहायता हेतु कल्याणमल को भेजा 4,500 आदमी देके। राणा सांगा की सहायता हेतु
राणा सांगा की सहायता हेतु, राणा सांगा की सहायता हेतु कल्याणमल को भेजा। किसने? राव जेठ सिंह ने। कल्याणमल गया था, बीकानेर से जाने वाला कौन था? कल्याणमल। भेजने वाला कौन था? राव जेठ सिंह। अब भाई सांगा हार गया, तो अब इसमें ये क्या करें? भाई साहब की तो गलती नहीं है, भाई साहब तो गए थे, अपना 4,500 आदमी लेकर भी गए थे, अब फिर भी नहीं जीत पाता है तो अब क्या करें? इनका तो कोई कसूर नहीं है। कल्याणमल जी जैसे ही बीकानेर पर अधिकार मालदेव का हो गया, राजा बनते ही सीधी शरण पकड़ ली दिल्ली की। चालो भैया दिल्ली। इनके पास अरे तो साफ हो जाए, एक ही शरण थी, वो था ट्रिपल एस, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी दिल्ली में जाके शरण ले ली। दो भाई थे ये, एक तो कल्याणमल था और एक छोटा भाई भीम भाउड़ उसको लोग बोलते थे। पेपर में नहीं आएगा भीम भाउड़, वो तो क्या अंदर की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मिल जाता है ग्रंथों में। कल्याणमल जी जो थे, दोनों भाई चले गए, जाके बोले साहब मालदेव का काम जचाना है। एक तो मालदेव, ये मालदेव अपने आप को डॉन समझता है शेर शाह जी। शेर शाह सूरी ने कहा ऐसे कैसे डॉन समझता है, मैं कईयों की फूंक निकाल देता हूं, और मैंने कईयों की फूंक निकाली है। जो लोग कहते हैं कि मैं ये कर दूं वो कर दूं, मैंने उसकी फूंक निकाली है। हुमायूं को भी मैंने भगा दिया है। बोला शेर शाह जी आपकी आवाज देखिए तो आप बहुत दमदार लग रहे हो, लेकिन हमें विश्वास ही नहीं, पूरा यकीन है कि आप हमारी सहायता करोगे। एक दुख का मारा हुआ एक और नागौरी बैठा हुआ था, वही राजपूत था, उसको भी मालदेव ने ठोका था, और उसका नाम वीरम देव राजपूत था। वीरम देव और मिल गया कल्याणमल के साथ, भाई तेरे जैसे दुख मेरे साथ हैं। बोला क्या हुआ? मालदेव ठोक क्यों पकड़ गए, हालत खराब कर दिया अपनी तो। बोला तू टेंशन ना ले, राजपूत राजपूत का भाई क्या है, तो इसकी गोलागरी कर लेंगे, तो दोनों मिलकर ठोकेंगे मालदेव को। वीरम देव और कल्याणमल पक्के दुश्मन हो गए। बोले आपा तो ठोकशा भाई मालदेव ने, मालदेव की बैंड बजवाएंगे कैसे भी करके, कुछ ना कुछ करके, जैसे तैसे करके वो हुमायूं का बहाना लिया, और जैसे तैसे कर कर आके दोस्तों फिर एक वो 1544 में एक युद्ध करवा के छोड़े। कौन सा रे? जेत तारण का युद्ध करवाया। वो मैं बीकानेर इतिहास मारवाड़ में बता गया हूं, जेत तारण उसमें पढ़ लेना। जेत तारण की पूरी स्टोरी बताइए। जेत तारण भी बोलते हैं, गिरी सुमेल, पूरी कहानी गा रखी है वो, कि वो गाऊंगा तो यार वैसे 15 मिनट मेरी चली जाएगी। गिरी नामक गांव में मालदेव का कैंप था, सुमेल में सूर्य सुमेरी का कैंप था। जीत गया कपट करके, झपड़ कपड़ करके शेर शाह सूरी नकली तरीके से जीत गया। मालदेव के साथ प्रत्यक्ष तो पंगा ले सकता नहीं था। जीतने के बाद अल्लाह से शुक्र अदा करते हुए बोलता है, हे अल्लाह बावली बूची में आगी मारवाड़ में लड़वाने। क्यों आया मारवाड़ में लड़ने के लिए? पागल, दिमाग खराब हो गया था मेरा, आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। हे अल्लाह माशाअल्लाह बचा मेरे को। तो बचने के बाद अल्लाह से फरियाद करता है, शुक्र अदा करता है, हे अल्लाह बचा दिया, धन्यवाद। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत को मैं खो देता। इस तरह से कमेंटमेंट करता है, और जीतता ही मालदेव तो फरार होना ही था। वो तो एक बार तो दादा बन गया। कल्याण वीरम देव को, वीरम देव की जागीर दे दी, उसको क्या नाम, कल्याणमल को बीकानेर दे दिया, और खुश हो गए। मालदेव ने हरा दिया, मालदेव हरा दिया। थोड़े टाइम बाद में पता चल गया बाप तो बाप ही होता है। थोड़े टाइम बाद में कल्याणमल ने बटनेर किले पर भी अधिकार किया। याद रखने वाला फैक्ट है, बटनेर किले पर भी कायम खानी थे पहले यहां पर। बटनेर हनुमानगढ़ वाला अपना बटनेर किले पर अधिकार किया, बटनेर किले पर अधिकार किया, कर लिया, बढ़िया। 52 बीघों में फैला हुआ बटनेर किले पे अधिकार कर लिया तो अच्छी बात है, शानदार प्रोडक्शन होता है भाई। चावल बढ़िया लाएगा, गेहूं लाएगा, कपास बढ़िया बोवाएगा जनता से। परजाई तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, तेरे पास आर्थिक सोर्स बढ़ गया। बटनेर पे अधिकार होने का मतलब है कि तुम्हारे इनकम के सोर्सेज बढ़ गए। जमीन बहुत कामयाब है साहब, 50-50 किलोमीटर लंबे सीधे मैदान पड़े हैं, हरियाली हरी भरे मैदान पड़े हैं साहब, पंजाब जैसी जमीन। अब मिलते ही तो साम्राज्य में पहले सोर्स क्या है? किसान, किसानों से पैसा आता है, उन्हीं से टैक्स लिया जाएगा वगैरह वगैरह, यही सारे काम उस टाइम किए जाते थे। कल्याणमल के टाइम, अब भाई थोड़े टाइम बाद अकबर राजा बन गया। शेर शाह शुरू तो झुलस गया आग के अंदर, बम बुम का प्रयोग कर रहा था, गोला बारूद का, सिलक गया। और सिलकते ही फिर क्या था, जाता रहा। हुमायूं आया 1.5 साल के लिए, थोड़े टाइम रहा। और फिर दोस्तों आगे चलते हुए अब आगरा के अंदर सत्ता इधर जो आ गई, वो
ऐसे आगरार, ऐसे अकबर। अकबर थोड़ा टेक्निकली सोचता था, नई तरीके से, नया नया जवान छोरा है वो, जवान छोरा जवान तरीके से सोचेगा, पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी बढ़िया सोचता था। ले यार ये राजपूत जो अलग अलग हैं, ये इनमें दिमाग नाम की चीज नहीं है। बोले कैसे? बोले पागल हैं, इनका फायदा उठाओ, लड़ते हैं आपस में, भाई भाई लड़ते हैं, वो आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, वो भाई भाई लड़ रहे हैं, फायदा उठा लो, बीच बेचाले घुस जाओ इनके। इन राजपूतों में एकता नहीं, अकबर स्वयं मानता था जिस दिन राजपूतों में एकता हो गई तो हम कहते हैं एशिया महाद्वीप में नजर नहीं आएंगे। अकबर कहता था, बोले अपने को अफगान छोड़ना पड़ जाएगा, ऐसी हालत कर देंगे ये राजपूत। इसको पता था कि राजपूत बहुत तगड़ी ताकत है, तो इनको लपेटे में ले रखो। अब साहब राजपूत तो आधे तो इसके अंडर में पहले ही आ गए, राजा बनते ही कुछ तो जानबूझ के मेरे वाले घुस रहे थे। तो भाई साहब ने 1570 के अंदर एक दरबार लगवा दिया, जितने भी राजपूत है सारों के लिए ऑफर है, यज्ञ करवाऊंगा और सारों को ऑफर है, आ जाओ, और ये वो। और 1570 में लगा दिया नागौर दरबार। अप्रत्यक्ष तरीके से सभी राजपूतों को अपने अधीन करने का टारगेट था। अपना बीकानेर के अंदर कौन है? कल्याण जी। कल्याण जी करके गाड़ियां तैयार, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी सब भर भर के यहां से कल्याणमल जी पहुंच गए अपने 2 पुत्रों के साथ। 2 बेटे, एक का नाम था राय सिंह और एक का नाम पृथ्वीराज। पृथ्वीराज राठौड़ गवैया बढ़िया था, ढोल की डाल की बढ़िया बजा लेते थे पृथ्वीराज जी, ढोल की, हारमोनियम, गीत गात बढ़िया आते थे इनको, शानदार रचनाकार थे। राय सिंह और पृथ्वीराज दोनों को नागौर दरबार में ले गए, दोनों ठीक है, जो युवा जवान नजर आ रहे थे, यहीं से सौंप दिए नागौर दरबार। अकबर ने कहा कि मेरे राजपूत सभी अधीन हो जाओ, ये वो, मैं ये दूंगा। बोले ले जाओ, दोनों को ले जाओ। बोले 2 है दोनों की, अरे हम तो और प्लानिंग कर लेंगे, आप तो ले जाओ, नो टेंशन रहो यार, आप काहे चिंता कर रहे हो, आप तो ले जाओ। राय सिंह को यहीं से, राय सिंह और दोनों भाइयों को यहीं से मुगल सेवा के अंदर ले गए। मुगल सेवा करने के लिए नागौर दरबार से ही दोस्तों इनको यहां से ले जाया जाता है। आगे चलकर ये राय सिंह मुगलों का स्तंभ बना। मुगलों का स्तंभ का मतलब समझते हो क्या? मुगलों के स्तंभ का मतलब है कि इस आदमी में कला ये बढ़िया थी। मान सिंह सबसे टॉप था अकबर के दरबार में, अकबर के बाद में यही आदमी था जिस पे विश्वास करता था, इसलिए मुगलों का स्तंभ बोलते हैं। दूसरा राजपूत विश्वस्त राजपूत था पृथ्वीराज जी, इनके बन गए दरबारी कवि। कवि थे, बड़े शानदार रचनाएं, गीत गाया करते थे। मायड़ जन तो एड़ा जन जेड़ा राणा प्रताप, नहीं तो रे जबां जड़ी मतगवा जेरे थारो नूर, इस प्रकार से ये बड़े शानदार रचनाएं, बहुत बढ़िया बढ़िया। राणा प्रताप का फैन था ये पृथ्वीराज राठौड़, बड़े अच्छा आदमी है। और राणा प्रताप को मोटिवेशन ये तो दिया था, राणा प्रताप तो पत्र लिख चुके थे अकबर को, बोले यार टाबर भूख मर रहे, छोड़ तू क्या की दादागिरी है यार। लेकिन पृथ्वीराज ने कहा था आज वो राणा कहाँ झुक गया, राणा को क्या हो गया, राणा ये वो पिथल पातल रचना कर करा के जगा दिया स्वाभिमान। तो रचना की थी इन्होंने बड़ी शानदार, गागरों दुर्ग में बैठकर, नाम था वेली कृष्ण रुक्मणीरी। वेली कृष्ण रुक्मणीरी नामक इन्होंने रचना की थी। अब अकबर के दरबार में क्या एक आदमी और था राजपूत, जिसका नाम था दुर्साहाड़ा। हाडा बोला कहीं तो हाडा गल, हाडा बोलते हैं इसको, हाडा मत बोलना। अब क्या होता है, जैसे मान लो एक कोचिंग में 2 मास्टर हैं, दोनों मास्टर भूगोल के हैं। अब कई बार क्या होते हैं, जैसे मान लो एक गुरुजी ने कुछ और पढ़ाया टॉपिक, कुछ ने एक और पढ़ाया। जैसे मान लो मैं कुछ पढ़ा कर गया, पीछे से दूसरे गुरुजी, बच्चों ने कहा गुरुजी इस सर ने तो ऐसे पढ़ाया है, हमेशा से झेलते आ रहे हैं 8-10 साल से ये चीजें, तो ऐसे ये पढ़ाया। अच्छा वो विद्वान है साहब, वो पहुंचे हुए आदमी है, वो कुछ भी करवा सकते हैं, ये नहीं कहेगा वो अच्छी बात है कि बुरी बात है। अरे साहब वो तो बहुत तगड़े यूट्यूबर है साहब, वो तो राजस्थान की शान है, राजस्थान की आन है, राजस्थान में उनके बराबर को टीचर नहीं है। मतलब इस तरह से बात अगले को साफ साफ पता चलता है, भाई साहब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा के फेंक रहा है ये नीचे, साफ साफ दिखता है कि ये बढ़ाई अलग टाइप की हो रही है। दुर्साहाड़ा देखा, ये भी रचनाकार था, बोला क्या ग्रंथ लिखा है, ओ हो साहब वेद 4 ही है। यदि कोई 5वां वेद होना और 5वां वेद यदि बनाया जाए तो इसे बनाया जाए, इतनी खतरनाक रचना है। बोले इतिहास में 18 पुराण हैं, यदि कोई 19वां पुराण होना तो 19वां पुराण तो साहब यही होना चाहिए बस, और तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
19वां पुराण तो वैदिक, मतलब इसे 5वां वेद 19वां पुराण कहा था। दुर्साड़ा ने क्वेश्चन बन गया। ओ भाई साहब अलग तरीके से बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन बन गया। वैदिक कृष्ण रुक्मणी को इस प्रकार से किसने कहा था? तो इसने ऐसे कहा गया था। ये समझ में आ गई ना, खोपड़ी में बात आ गई कि नहीं आई? आई मेरी बात आपके दिमाग में आ गई ना? चलो तो आगे चलूं। अब राय सिंह जी की बारी है। राय सिंह जी को राजा बना दूं? 1 मिनट लगती है। आदमी शरीफ हूं, लड़ाई भी 1 मिनट में करवा देता हूं और राजा भी तुरंत बना देता हूं। देखो जस्ट अगले शासक आ रहे हैं राय सिंह। राय सिंह का शासनकाल भी सीधी सी बात है, मुगलों के दरबार में, मुगल सेवा में पूरा जुड़ा हुआ आदमी है। जचा के मुगलों के साथ में रहे। 1574 में राजगद्दी पर बैठता है, 1612 तक राजगद्दी पर रहता है। खूब महाराजा की उपाधि ले लेते हैं, राजा की उपाधि ले लेते हैं, खूब राव राय की उपाधि, बहुत उपाधियां मिलती है। लेकिन दोस्तों मुद्दे की बात क्या है, कब मुगलों से जुड़े? एनसीईआरटी कहती है 1570 में लगा था कौन सा दरबार? नागौर दरबार। नागौर दरबार से मुगल सेवा में सम्मिलित हो गए। कौन सी सेवा में? मुगल सेवा में सम्मिलित। सम्मिलित का मतलब समझते हो ना? बावड़ी बूझ थोड़ी है, थोड़ा समझ, इतनी तो समझती हो यार, जालर थोड़ी हो, ऐसे थोड़ी बहुत तो आपको पता ही है, जानते ही हो। सेनापति बन गया, मनसबदार बन गया। अब साहब अकबर ने जचा जचा के फेंका। नया नया छोटा छोरा था, यंग था। अब 18-20 साल का जो छोरा होता है ना, पूरी जवानी दिखाता है। अब रोड पे चलता है, भले ही कुछ ही ना करे, अपनी छाती से फुला के रखता है, दिखाता है ऐसा करके। अब हमारे को तो नहीं मौके मिले थे, हम तो जल्दी से लग गए थे ठिकाने सिर। अब आजकल क्या होता है, बाइक पर बैठेगा ना, पैर ऐसे चौड़े करके बैठेगा, ऐसे करके, फांटे से करके, स्टाइल अलग ही होती है। अब नया नया युवा है, बोले युवा का फायदा उठाओ, बोला जवानी है, घोड़े पे चलते घोड़े पे खड़ा हो जाता है, तलवार तुलू बढ़िया चला लेता है। बोला भेजो इसको जचा जचा के, बढ़िया बढ़िया अभियान दो इसको। अकबर ने भाई इसको अभियान पे भेजा, बढ़िया बढ़िया। अकबर ने काबुल कंधार अभियान पर भेजा। काबुल कंधार अभियान पर भेजा। जैसी अभियान पर भेजा, भाई साहब उबड़ता खूर था, वीरता दिखाई और विजेता दिखाई। अब ये चीज विक्ट्री मिल जाए और पूरी पावर नजर आ जाए, यार बंदे में दम है, अब भाई कौन छोड़ता है? पावरफुल आदमी था, और पावरफुल आदमी तो वैसे ही आपको पता है छुपाए छुपते नहीं है। इस प्रकार दोस्तों इन्होंने थोड़ी सी अपने आप के अंदर थोड़ी सी बहादुरी इन्होंने प्राप्त कर ली थी। अब जोधपुर का प्रशासन था ना, लड़खड़ा गया। मालदेव की मृत्यु के बाद जोधपुर का प्रशासन थोड़ा पूरा ही डगमगा गया। बोला यार जोधपुर में तो माड़ी हुई रहे। मालदेव के जाने के बाद में वह योग्य भाई थे, फिर बाद में वहां भाइयों का आपस में राड चल रही है, कोई किधर भाग गया, कोई अकबर के दरबार में एक भागता फिर रहा है, एक हाथ नहीं आ रहा है, मतलब कहानी अलग ही चल गई। अब मारवाड़ का वैसे नाम का राजा तो चंद्रसेन है, पर गर्व की बात है कि चंद्रसेन स्वाभिमानी आदमी है। चंद्रसेन रुकने वाला नहीं है। मुगलियों तुम तुम्हारी एटीसी चोटी का जोर लगा लो, तुम चंद्रसेन को नहीं पराजित कर सकते। तुम चंद्रसेन को पकड़ के दिखा दो, तुम तुम्हारी माई के पूत हो तो चंद्रसेन तो हाथ ही नहीं आया साहब। जोधपुर पर आक्रमण हुआ, बादरा जून भाग गया। बादरा जून पे आक्रमण हुआ, सिवाना भाग गया। सिवाना पे आक्रमण हुआ, काउंजा के पहाड़ में भाग गया। वहां आक्रमण हुआ, सिरोही भाग गया। सिरोही आक्रमण हुआ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। हाथ ही नहीं आया भाई साहब, पकड़ के दिखा दो तुम, असली पावर तुम्हारे में है। तो चंद्रसेन स्वाभिमान वाला आदमी है, भले कुछ भी झेल लूंगा लेकिन तुम्हारे टारगेट में पूरा नहीं होने दूंगा, तुम्हारे में हाथ नहीं आऊंगा। दिस इज माई टारगेट। कौन बोलता है? चंद्रसेन। जोधपुर तो एक तरीके से कुछ भी काम की नहीं है, जोधपुर लड़खड़ाया हुआ चल रहा है। इधर अकबर आपका नया नया प्लान बना रहा है। अकबर क्या प्लान बना रहा है? अकबर कह रहा है कि मारवाड़ है, इधर राय सिंह ने जाके थोड़ी सी सपोर्ट लगाई। ले साहब बीकानेर तो मेरा है ही। बोले हाँ बीकानेर तुम्हारा ही है, पर इससे पहले इनका बापू जिंदा था, राय सिंह जी का कल्याणमल जिंदा था। 1574 में एक्सपायर हुआ है ना, तो 1572 में राय सिंह बोलता है कि साहब अकबर बादशाह जी। बोले हाँ मारवाड़ सुनना पड़े, मारवाड़ पे कोई ध्यान ही नहीं दिख रहा है, तू क्यों टेंशन लेता है? ले तू कर ले प्रशासन, बस इतनी बात है, बन जा प्रशासक। यानी 1572 में क्या बना दिया गया? राय सिंह को प्रशासक बना दिया गया। 72-74 के अंदर वो इसके बापूजी एक्सपायर हो गए, कल्याणमल जी, तो बीकानेर जोधपुर दोनों का संरक्षक बना दिया गया था।
ये अपने आप में काफी मतलब तकड़ी बात है। जैसे ही दोस्तों 1574 के अंदर इसके पिताजी एक्सपायर हुए, राजा बना 1574 में, उपाधियां दिला दी, बोला तू तो बन महाराजा, महाराजा धीराज, यानी एक ऐसा राजा जिसके पास जोधपुर भी है, बीकानेर भी है, तू तो बन महाराजा धीराज की उपाधि दे दी। ये आदमी कुछ करेगा। अब ये देखो आदमी के पास उपाधि आती है ना, अब आपके नाम क्या कि डॉक्टर लग जाए, डॉक्टर फलाना फलाना सिंह, डॉक्टर टिक्के लगाने वाले, इंजेक्शन लगाने वाले, डॉक्टर मतलब पीएचडी कर लेता है, तो सब आपके दिमाग में रिसर्च भी आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपका माइंड भी चलेगा। डॉक्टर लगने के बाद में लोग आपसे पता नहीं कब मीडिया वाले क्या क्वेश्चन कर ले, कब आपसे क्या पूछ लिया जाए, तो आपका दिमाग उसी क्रिएटिविटी में रहेगा, कुछ नया सीखने की डॉक्टर की योग्यता आप में आनी शुरू हो जाएगी। वैसी ये बात नहीं होता, जैसे नेता होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, इनको बोलना नहीं आता है इनको, लेकिन जब ये सीट पर आ जाते हैं ना, थोड़े टाइम बाद से पता चल जाता है कैसे विभाग कंट्रोल करना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। अब पंजाब में देख लो, वो कॉमेडी करता था, भगवंत मान क्या था, कभी चड्डे पहन के कॉमेडी करता था, कभी क्या करता था, नाटक करता था, कॉमेडी के अलावा इस कभी युग से बाहर आया ही नहीं। मजाक मजाक के अंदर देखो वो कैसा बाहर निकला और आंदोलन में आ गया यार, लोगों ने कहा भगवंत मान को बनाओ और बनाओ, और वो कॉमेडी करने वाले तरीके से फिर वो मुख्यमंत्री बन गया। तो सब जब आदमी जिस ओहदे पर आ जाता है, जिस पद पर आ जाता है, तो धीरे धीरे वो सब चीज सेटलमेंट होने लग जाती है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस धीरे धीरे आता है, एकदम से कभी कुछ नहीं आता है। उपाधि मिल गई, अब महाराजा धीराज बनते ही सोचा आप तो गढ़ बनाएंगे, अभी तक बीकाजी की बनाए हुए एक काम चला रहे हैं, उससे काम चला रहे हैं। बोले अब तक अपने पास कोई बढ़िया ढंग का गढ़ नहीं हो तो मजे वाली बात नहीं है। तो बीकाजी ने प्रयास की, बीकाजी की टेकरी बनाकर गए थे एक छोटी सी, बस इसके अलावा कुछ नहीं बनाया। बीकाजी की टेकरी बनाई और वो तो आपस में चले गए, वो जाने ही थे। अब सब लोगों ने बढ़िया बढ़िया उपाधि दे रखी है, तो उस उपाधि का फायदा उठाएगा। महाराजा धीराज ने कहा कि मेरे एरिया में मेरे लिए शानदार और भव्य गढ़ होना चाहिए। तो दोस्तों इन्होंने निर्णय कर लिया कि मैं अब एक गढ़ का निर्माण करूंगा और उस गढ़ का नाम होगा जूनागढ़। इन्होंने जूनागढ़ का निर्माण चालू कर लिया। आसपास में और छोटे मोटे बहुत सारे गढ़ थे, उनका भी निर्माण करवाना है, देखना है। कई काम अधूरे पड़े थे दोस्तों, और वो धीरे धीरे सारे काम होने अब शुरू हो जाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं यार, मैंने गढ़ इसमें डाउनलोड करके छोड़े थे, पता नहीं कहाँ चला गया। ये फोटोज एक तो क्या बहुत ज्यादा हो रही है इसके अंदर, क्या फोल्डर बनाने वाले हैं, सारे डाउनलोड के एक ही फोल्डर में पड़े हैं। अब इसके अंदर है, लेकिन क्या है वो थोड़ी छोटी होने करके जल्दी से दिखती नहीं है, तो फिर वो मिलती नहीं है। अब फोटोज क्या ज़्यादा डाउनलोड कर ली, तो मैं दिखाना चाह रहा था कि आपको वो पहले निकाल के छोड़ लेनी चाहिए थी, गलती मैंने कर दी, कोई बात नहीं। अब साहब गलती तो हो गई, करो यार माफ़ करो, नहीं मिलेगी ऐसे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। गढ़ बना दिया साहब, ये लो, जय हो साचे दरबार की जय, ये लो गढ़ बन गया, बस जूनागढ़ बना दिया। जूनागढ़ का निर्माण करवाया, जूनागढ़ का निर्माण अंदर बाठा भी तो लगाएगा, इस पे लिखाएगा इस दुर्ग का निर्माण हमने करवाया, इतने पैसे लग गए, इतने मजदूर लगे, इतना बजट लगा, ये पत्थर वहां से लाए, ये यहां से लाए, लिखवाएगा। यदि अभिलेख लिखाया जाता है तो उसको बोला जाता है प्रशस्ति, यानी दुर्ग के अंदर एक प्रशस्ति लगाई गई है, उसे बोला जाता है, राय सिंह ने स्थापित की, इसलिए बोला जाता है राय सिंह प्रशस्ति। आपकी पहचान छोड़ना तो जरूरी है ना, छोड़ के जाएगा, राय सिंह प्रशस्ति अंदर स्थापित कर दी। पहला, दूसरा, तीसरा, यानी दुर्ग का तीसरा प्रवेश द्वार जो है, दुर्ग का तीसरा द्वार है, उससे बोला जाता है सूरज पोल। सूरज पोल, सूरज पोल के दोनों तरफ दोस्तों यहां पर एक प्रतिमा लगी हुई है, मूर्तियां लगी हुई है। एक तो है जयमल राठौड़ की, जो अकबर ने मरवा दिए थे ना चित्तौड़ के अंदर, वही है ये जयमल राठौड़, और एक है साहब पत्ता सिसोदिया। इन दोनों वीरों की प्रतिमाएं आज इसी सूरज पोल के दोनों तरफ हाथी पे सवार है, गजारूढ़ बोलते हैं जो हाथी पे सवार होते हैं, गजारूढ़ पाषाण प्रतिमाएं यहां पर स्थापित की हुई सूरज पोल के दोनों तरफ इस प्रकार से लगी हुई है। काम करवा दिया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब राय सिंह की स्टोरी देखते हुए इन पे अध्ययन करता है एक आदमी जिसका नाम है मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद को लगा यार लूणकरण सिंह तो क्या वो करण है, असली करण तो साहब ये
गजब चलती थी इसकी क्या। ये राजपुताने का करण है, ये याद रखने वाली बात होगी। कलयुग का करण है, सीधा करण। वो मैंने करमचंद वंशो कीर्तनम काव्यम के अंदर बताया था कि कर्ण के साथ तुलना की जाती है। बिट्ठू सूजा ने लूणकरण सिंह को क्या कहा है, कलयुग का करण का है। लेकिन राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण कहा है। ये क्वेश्चंस बनेंगे आपके अलग अलग, तो इन सब को आपकी खोपड़िया में रख लेना, वरना दोस्तों आपकी बहुत तकड़ी समस्या हो सकती है। एनसीईआरटी में राय सिंह जी के बारे में इतनी बात की गई है, बाकी राय सिंह बहुत लंबा चौड़ा है भाई, बहुत कुछ मिलता है। इसके बाद अगले शासक की बात करेंगे, नाम आता है करण सिंह। वही करण सिंह जिन्होंने, कई सिंह बोलते हैं, सिंह नहीं होता रे, सिंह ही बोला जाता है। कुछ शब्दों का सही तरीके से टोन जरूरी होता है। साहब 1631 के अंदर राजगद्दी पर बैठ जाता है। मतीरों को लेकर भी बहुत लड़ता है और आगे चलते चलते 68 तक राज करता है, जिसका नाम है करण सिंह। अब साहब इनके साथ में क्या हुआ देखो। जब ये राजगद्दी पर बैठा, बराबर मुगलों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कब कौन सा मुगलिया था। जैसे अकबर के बाद वाले ज़्यादा ध्यान रखने पड़ते हैं। अकबर के बाद में कौन आएगा, जहांगीर। जहांगीर के बाद में कौन आएगा, शाहजहां। शाहजहां के बाद में औरंगजेब। बस ये इतने याद कर लेना, काम चल जाएगा। अकबर का राज्याभिषेक 1556 से लेकर 1605 तक हुआ। ये आपका 1605 से लेकर 1627 तक रहा। शाहजहां 1627 से लेकर दोस्तों 58 तक मोटा मोटी माना जाता है। 1660 2 साल तक भाइयों लट बजेंगे, और ऐसे करके 1707 तक ये राजगद्दी पर रहा। इस तरीके से इनका शासनकाल है, जो अभी मैंने आपको बता दिया। तो आप मैच कर सकते हो, 31 में राजगद्दी पर बैठा है तो किसके टाइम में राजगद्दी पर बैठा है, इसके टाइम में, शाहजहां के टाइम में। राजा बनते ही शाहजहां ने दक्षिणी अभियान पर भेजा। बोला देखते हैं बहादुर को कितना बहादुर है। दक्षिणी, शाहजहां ने दक्षिणी अभियान पर भेजा। दक्षिणी अभियान पर भेजा, ला बेटा जा तू दक्षिणी अभियान पे चेप दे, मराठे मुरठे जो मिले तू दिखा दे, तेरी बहादुरी दिखा दे, बस तू दिखा दे कि तेरी बाजुओं के अंदर दम है। अब साहब दक्षिणी की बाजुओं में दम का तो पता चला नहीं कि दम है कि नहीं, लेकिन क्या आपस में भाई माई लड़ मरे। अब क्या राठौड़ का भाई तो हुआ, राठौड़ का आपस में क्या हुआ, भाई तो हुआ साहब। अब लड़ाई होनी छोटी सी बात थी, लड़ाई तो इनकी कभी भी आपस में हो जाया करती थी। आप मानो नहीं साहब, राजस्थान जो है ना, आज एक थोड़ी सी मैं एक चीज की मेरी कमी रह गई आज। मैं क्या स्लाइड्स पहले हमेशा ले लेता हूं, जो मुझे चाहिए होते हैं मैं पहले लगा छोड़ लेता हूं, कि जहां जिसकी जरूरत होती है मैं उसका काम ले रखता हूं। लेकिन आज क्या है कि थोड़ा सा ना ये मामला हो गया रीसेट होने से सारे जितने भी थे सारे एक साथ इकट्ठे हो गए। ये फेसबुक जितने भी है सारे, तो क्या है ढूंढने से मिल नहीं रहे, तो दिक्कत आ जाती है। एनिमेशंस जो मैंने है इसके अंदर डाले हुए हैं, बताओ अब जूनागढ़ दिख गया, पहले नहीं दिखा था जब पहले इसको स्क्रॉल कर रहा था उस टाइम। तो कई बार होता है ऐसा, कोई दिक्कत की बात नहीं है साहब। अब मैं जो आपको बताने चाह रहा हूं कि ये राजस्थान जो है ना साहब, राजस्थान में किसी भी बात को लेकर लड़ाई हो सकती है, किसी भी बात को लेकर लड़ाई हो सकती है। एक्चुअल में क्या हुआ देखो जरा। अमर सिंह करके एक राजा था नागौर का, अमर सिंह करके राजा था नागौर का। अब साहब सुनते रहना स्टोरी। एक कस्बा है बीकानेर का, एक कस्बा है नागौर का, दोनों के बॉर्डर के ऊपर एक खेत, यानी जहां पर रियासतों की सीमा लगती थी। एक कई जोखड़िया बोलते, कई जाखड़िया बोलते हैं। जाखड़िया करके एक गांव और एक है खिलवा करके गांव। जो गांव खिलवा गांव है वो तो साहब है बीकानेर के अंदर, जोखड़िया नागौर के अंदर। खिलवा गांव में कोई बेल लगी बाढ़ के ऊपर, वो बाढ़ पार करके वो इधर आ गई और इधर उस पर लग गए मतीरे। किसानों ने तोड़े मतीरे आपस में। अभी बेल लगी है बीकानेर वाले खेत में, बाढ़ पार करके मतीरे की बेल वहां चली गई। नागौर वाला किसान ले गया, तोड़ के खा के जाता रहा। और उसने कहा मतीरे ले गया मेरे, तोड़ के मतीरे मेरे दे, वाला नहीं देता, मेरे खेत में क्या लेने आई।
बोला मेरी राजा से जानकारी है, बोला मेरी जानकारी है, मेरे वाला तकड़ा, बोला मेरे वाला तकड़ा, दोनों की एक दूसरे के राजा के पास बात पहुंचा दी। राजा इधर तो अमर सिंह और इधर अपना करण सिंह। अब दोनों के बीच में राजा अब एक दूसरे, अब करण सिंह ने बड़े चैलेंज से ठोक दिया, बोला मैं मुगलों के दरबार में ये हूं वो हूं, ये भी मुगल सेवा में था। बोला तेरी दिक्कत क्या, बोला तेरी दिक्कत क्या, आजा देख लेते हैं। दोनों मैदान में जखड़िया गांव के मैदान में आगे लड़ाई कर ली। 1644 में दोनों के बीच में जबरदस्त वाले लठ बजे। कारण क्या है, मतीरे की बात। मतीरे को लेकर लड़ाई हुई, इसलिए इसको बोलते हैं मतीरे की राड़। राड़ यानी मारवाड़ी में बोलते हैं लड़ाई को। जीत गया अमर सिंह, ठोक मतीरे भी खा गया, ठोक भी गया, जीत गया। और बाद में मुगल सेवा में बैठक लगी, बोले यार आज मतीरे को लेकर लड़ाई हुई है, कल को काकड़ी को लेकर लड़ाई हो जाएगी, काचरी की बेल को लेकर लड़ाई हो जाएगी, काचरी की बेल इधर चल गई तो क्या होगी राजस्थान में, काचरी की लड़ाई, काचरी की राड़, यानी ऐसे ऐसे राड़ आती रहेगी फिर तो निर्णय किया गया। अब हो गया जो हो गया, खा गए मतीरे वो खा गए, लेकिन आगे से कभी ऐसी बात होती है जिसके खेत में बेल लगी है उसी का मालिकाना हक होगा, बेल से घूम के कहीं भी चले जाए। अब ये निर्णय किया गया यहां पर। अब भलाई कुछ भी हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब। करण सिंह जी भी ठीक है, लगातार संघर्ष करते रहे। अब साहब समस्या तो खैर भयंकर होनी थी। करण सिंह जी अब आगे मुगलों के उत्तराधिकारी संघर्ष हो गए। अब जब मुगलों के उत्तराधिकारी संघर्ष हुए तो अब ये किसकी सहायता करे किसकी न करे। फिर भी दोस्तों इन्होंने अपने बेटों को भेजा था सहायता करने के लिए। इनके बेटे केसरी सिंह पद्म सिंह थे, औरंगजेब की सहायता के लिए भेज दिया जा रहा, कर दो सेवा देखी जाएगी जो भी होगा। फिर बाद में ये भी चला गया था। चिंतामणि भट्ट करके एक कवि है, व्यक्ति है, चिंतामणि भट्ट। उस चिंतामणि भट्ट ने इन्हें एक उपाधि दी है जांगलधर बादशाह की। जांगलधर बादशाह की उपाधि दी है, यानी जांगल प्रदेश में राज करने वाला आदमी क्या हो गया, जांगलधर हो गया। जांगलधर बादशाह की उपाधि चिंतामणि भट्ट ने दी है। सुख सप्त कई बार क्या कुछ शब्द होते हैं ना, वो दिमाग में ऐसे ऐसे पजल कर देते हैं, ऐसे पजल कर देते हैं कि वो पूरा दिमाग की मतलब उस शब्द में एक बार कोई वो अटक जाता है ना, सुना होगा आपने, तो वही बात होती है। उसका नाम है सुख सप्तशती। हाँ सप्तशती, जैसे दुर्गा सप्तशती आती है ना, वो कई बार कोई शब्द नहीं बोला जाता, अटक जाता है। तो जांगलधर बादशाह की उपाधि इस ग्रंथ के अंदर दी गई है, चिंतामणि भट्ट का है ये। हो गया करण सिंह के बारे में इतनी बातें हैं, खूब बातें हो गई। इसके दरबारी ने काव्य डाकिनी रचना की थी, काव्य डाकिनी, बस ये और याद कर लेना, एनसीईआरटी में इतनी दे रखा है, काव्य डाकिनी रचना की हुई है। बाकी आगे के राजा आपके एनसीईआरटी में दिए नहीं हुए। चौहानों का इतिहास दिया हुआ है दोस्तों, चौहानों का इतिहास पढ़ेंगे अगले पार्ट के अंदर। इतनी बातें हैं, कुछ छोटी मोटी बात रहेगी तो आप कमेंट करके जरूर बताना। बाकी बीकानेर जो विस्तृत पढ़ेंगे ना, तो बीकानेर बहुत बातें, करण सिंह बहुत बातें हैं, करण सिंह की एनसीईआरटी अकॉर्डिंग इतनी मिलती है। ठीक है, ओके प्यारे दोस्तों, बाय बाय। आज इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे नई क्लास में।